कि भारत एक ऐसा देश है जहां आतंकवाद के खिलाफ भी भारतीय राजनीतिक पार्टियां एकजुट नहीं होती, एक साथ नहीं आती। बीते 24 घंटों में आप देखिए पीएफआई के समर्थन में किस तरह से कुछ लोग खुलेआम और कुछ लोग छुप छुप कर जो है उतर आए हैं। 2047 तक भारत को इस्लामी देश बनाना है, तो पीएफआई इस मंसूबे पे काम कर रहा है। जो लोग भी शाहीन बाग का समर्थन करने वाले लोग थे वो पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई का खुलकर विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क वो कह रहे हैं कि पीएफआई का कसूर क्या है, पीएफआई को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बड़े मुंह लगे सांसद हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे अखिलेश यादव का भी दिमाग है, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि पीएफआई का विरोध करेंगे तो उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस के नेता है प्रमोद तिवारी कह रहे राहुल गांधी जी देखिए जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं अब उससे ध्यान बटाने के लिए। अरे भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन आपकी चलनी है और दूसरी बात है आपकी भारत जोड़ो यात्रा तो 150 दिन की है, तो भारत सरकार क्या भारत जोड़ो यात्रा के 150 दिनों में कोई काम ना करे क्योंकि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का ध्यान हट जाएगा। और कर्नाटक के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पीएफआई के ऊपर करीब 150 जो केसेस चल रहे थे वो विथड्रॉ कर दिए थे। जो आतंकवाद का समर्थन करने वाला संगठन है वो जो है वो उसके खिलाफ भी आप बोल नहीं सकते, उसके खिलाफ भी बोलने में आपके मुंह में दही जम जाती है। कभी कभी बड़ी हैरानी होती है, दुख होता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां आतंकवाद के खिलाफ भी भारतीय राजनीतिक पार्टियां एकजुट नहीं होती, एक साथ नहीं आती। यहां पर राजनीतिक पार्टियां, राजनेता आतंकवाद के मसले पर भी राजनीति करने लगते हैं और जो लोग भारत को आतंकिस्तान बनाना चाहते हैं, जो लोग भारत में आतंक फैलाना चाहते हैं, उन लोगों को भी भारत में सपोर्ट करने वाले, उनका समर्थन करने वाले नेता मिल जाते हैं। ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है और किसी मुल्क में, दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता। अब आप देखिए पीएफआई के केस में क्या हुआ। कल ही यानी कि गुरुवार को पीएफआई के तमाम ठिकानों पर जो है वो एनआईए ने और ईडी ने बाकायदा जो है छापेमारी की थी, क्योंकि इन तमाम जांच एजेंसियों के पास बहुत से पुख्ता सबूत हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई जो है वो देश भर में भारत में आतंक फैलाने में, भारत को डिस्टेबलाइज करने में, भारत में जिहाद को फैलाने में उसका पीएफआई का बहुत बड़ा रोल रहा है। बीते कई सालों में भारत में जो दंगे हुए हैं, जो मजहबी कट्टरता के नाम पर जो तमाम चीजें हुई हैं, हिजाब से लेकर के सीए प्रोटेस्ट तक जो है, उन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं पीएफआई का बड़ा रोल रहा है। और ये तमाम सबूत मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने पीएफआई के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। लेकिन बीते 24 घंटों में आप देखिए पीएफआई के समर्थन में किस तरह से कुछ लोग खुलेआम और कुछ लोग छुप छुप कर जो है उतर आए हैं। अब आप सोचिए पीएफआई वो संगठन है, मैंने आपको बताया था और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी आपको बनाकर पहले भी दिया था। पीएफआई वो संगठन है, जब बिहार में इसकी एक इकाई पर छापा पड़ा तो बाकायदा जो दस्तावेज मिले उनमें एक दस्तावेज ऐसा था जिसमें यह कहा गया था कि 2047 तक भारत को इस्लामी देश बनाना है। तो पीएफआई इस मंसूबे पे काम कर रहा है कि भारत को इस्लामी देश 2047 तक बनाना है। इतना ही नहीं बल्कि पीएफआई के एक जो है उसका जो कारिंदा है, एक अधिकारी जो है, उसका एक स्टिंग ऑपरेशन भी एक टीवी चैनल ने किया था और उसमें उसने कहा था कि बिल्कुल हम तो भारत को इस्लामी देश बनाना ही चाहते हैं। उसने कहा था कि हम भारत नहीं बल्कि हम चाहते हैं पूरा विश्व जो है वो पूरा दुनिया जो है इस्लाम के अंडर में आ जाए। तो उन्होंने कहा इसकी शुरुआत हम भारत से कर रहे हैं, पहले भारत को हम इस्लामी देश बनाएंगे, उसके बाद फिर हम बाकी अलग अलग देशों में जाएंगे और पूरी दुनिया को इस्लाम की छत्र छाया में लाना है। तो ये उनके मंसूबे हैं, भारत को 2047 तक इस्लामी देश बनाना। इस मंसूबे पे काम करने वाले लोग हैं पीएफआई के। अब इनको फंडिंग कहां से हो रही है देखिए, ये भी जांच देखिए, जांच में जो सामने आया है इनकी फंडिंग जो है, मैंने बताया था आपको, चीन भी कहीं ना कहीं चीन से भी इनको फंडिंग हो रही है, चीन से इनको पैसा आता है। इसके अलावा जो इनके पास जो बड़ा पैसा आ रहा है वो आ रहा है दरअसल टर्की से और पाकिस्तान से, टर्की और पाकिस्तान से। अब आप सोचिए टर्की और पाकिस्तान में क्या समानता, टर्की की और पाकिस्तान की दोनों की जो गुप्तचर एजेंसियां हैं
वो कहीं ना कहीं जो खाड़ी देशों में भारतीय मजदूर काम करते हैं उनके अकाउंट्स के जरिए यहां पर भारत में पीएफआई को पैसा भेज दिया। कुछ पीएफआई के लोगों के पास सीधा पैसा भी आया। तो चीन, टर्की, पाकिस्तान, यहां से अगर रूट हो रहा है पैसा, तो आप सोचिए इसका कनेक्शन क्या है। इसका सिंपल सा कनेक्शन है, पाकिस्तान वो देश है जो हमेशा भारत में आतंक फैलाता है, जो नहीं चाहता कि भारत में जो है लोग आराम से रहें, जो नहीं चाहता कि भारत सुरक्षित रहे, शांति से रहे। तो पाकिस्तान वो देश है। पाकिस्तान का मित्र जो है वो चीन है। चीन भी भारत के ऊपर नजरें गड़ाए हुआ है, भारत की सीमाओं में अक्सर घुसपैठ करता है और वो नहीं चाहता कि भारत एक मजबूत देश बन के उभरे, क्योंकि चीन को लगता है कि अगला जो आने वाले दुनिया का दौर होगा वो चीन सबसे ताकतवर होगा, अमेरिका से ताकतवर हो जाएगा और चीन को सिर्फ अपनी दुनिया में उसका साम्राज्य कायम हो, उसमें चीन को सिर्फ एक ही रुकावट लगती है और वो भारत है। इसलिए वो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहता और इसलिए पाकिस्तान की मदद करता है। इसके अलावा टर्की क्या है, टर्की भी जो है कट्टर इस्लामी देश हो गया। पिछले कुछ सालों में टर्की जो है वहां पर जो शासन आया वो पूरी तरह से कट्टर इस्लामी जो नेता हैं उनकी छत्रछाया में टर्की जो है पल रहा है। जब भारत ने 370 को लेकर के 370 हटाया था कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, तो टर्की ने सबसे ज्यादा भारत का, दुनिया के किसी मुल्क ने भारत का विरोध नहीं किया था, लेकिन टर्की और पाकिस्तान ने विरोध किया था। चीन भी खुलकर नहीं आया था, लेकिन टर्की और पाकिस्तान। तो टर्की इस तरह से भारत को इस्लामी देश बनाना चाहता है। तो ये टर्की की मंशा, इसलिए पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन भारत में देखिए इनके समर्थक कौन है। सबसे बड़ी जो मेरे जो आज का मूल विषय है और जो बड़े शर्मिंदा होने की बात है, आपने किस किस के बयान देखे इसके समर्थन में कि पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई। इस कट्टर इस्लामी संगठनों को छोड़ दीजिए, बहुत सारे इस्लामी संगठन हैं, इस्लामी नेता हैं जो कट्टरपंथी जिहादी नेता हैं जो पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कुछ छुप कर रहे हैं, कुछ डर के कर रहे हैं, कुछ खुलेआम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पीएफआई को आपने कैसे हाथ लगा दिया, पीएफआई का क्या कसूर है, जबकि पीएफआई के 400 से ज्यादा लोग एनआईए जो है आपराधिक गतिविधियों में उनको अदालत से सजा दिलवा चुका है। तो सिर्फ ये नहीं है कि पीएफआई को अदालत से सजा नहीं मिली है, क्योंकि ये तमाम लोग तर्क देते हैं कि अदालत में जब साबित होगा तभी तो पीएफआई पर आप उंगली उठाएंगे ना। आप खुद से जो है जज बन रहे हैं, लेकिन खुद से जज नहीं बन रहे हो। जांच एजेंसियों के पास सबूत है, वो सबूत वो अदालत में रखेगी, लेकिन उससे पहले भी पीएफआई के 400 से ज्यादा लोगों को जो है वो जो जांच एजेंसी है एनआईए 400 से ज्यादा लोगों को अलग अलग आपराधिक गतिविधियों में वो सजा दिलवा चुकी है अदालतों से। तो ये पीएफआई का रिकॉर्ड है। लेकिन कट्टरपंथी जो मुस्लिम नेता हैं वो तो एक तरफ है, वो कहते हैं कि भाई आप इनको क्यों हाथ लगा रहे हो। शाहीन बाग के जो समर्थक थे, आप देखिए टीवी चैनलों में जो लोग भी शाहीन बाग का समर्थन करने वाले लोग थे वो पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीएफआई को आप गलत रूप से फंसा रहे हैं, वो तो मुसलमानों की हितैषी संस्था है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं शाहीन बाग और पीएफआई के बीच कनेक्शन था। शाहीन बाग में जो पैसा आ रहा था, जो फंडिंग चल रही थी, वो पीएफआई की थी और पीएफआई इस पूरे डिजाइन के पीछे था, दिल्ली दंगों के पीछे भी था। तो ये तमाम चीजें साबित होती हैं। और इसका समर्थन कौन कर रहे हैं? इसका समर्थन जो है जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी जो जमाते इस्लामी जो हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकी गतिविधियां करता है उसका पॉलिटिकल विंग है। आतंकवादी संगठन जो है हिजबुल मुजाहिदीन, उसका पॉलिटिकल विंग जो है वो जमाते इस्लामी कह रहा है कि पीएफआई पे छापेमारी गलत है। तो ये सारे कट्टरपंथी जो है जो भारत को वास्तव में इस्लामी देश ही बनाना चाहते हैं, भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, भारत में जिहाद फैलाना चाहते हैं, वो सब तो कर रहे हैं। लेकिन नेताओं की बात देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क वो कह रहे हैं कि पीएफआई का कसूर क्या है, पीएफआई को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बड़े मुंह लगे सांसद हैं, कुछ भी बोल देते हैं और अखिलेश यादव इनका बचाव करते हैं कि ये तो बूढ़े हो गए हैं। लेकिन ये बूढ़े नहीं हुए हैं, ये बड़े शातिर आदमी हैं। ये सोच समझ के अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन कर देते हैं ये और उसके बाद अखिलेश कहते नहीं ये तो बूढ़े हो गए हैं, इनको पता नहीं। लेकिन बूढ़े हो गए तो आपने इनको सांसद क्यों बना रखा है अखिलेश जी? लेकिन अखिलेश जी को ये नहीं दिखता। अब ये खुलकर जो है शफीकुर रहमान बर्क जो है पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे अखिलेश यादव का भी दिमाग है, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि पीएफआई का विरोध करेंगे तो उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से अखिलेश यादव भी एक तरह से कह सकते हैं कि पीएफआई का विरोध नहीं कर रहे हैं और उनके सांसद समर्थन कर रहे हैं। तो इसके क्या मायने हैं? ये जानकारी भी सामने आई है, ये भी कल से तमाम जानकारी सामने आ रही है कि पीएफआई के समर्थन में एक राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा सांसद पीएफआई के जो अध्यक्ष हैं उनके लगातार समर्थन में थे।
ये राज्यसभा सांसद कौन थे, इसको लेकर आप जाएंगे, मीडिया में कई सारे नाम उछल रहे हैं। सिर्फ एक आपको हिंट दे देता हूं, ये राज्यसभा सांसद वही हैं जिनके ऊपर सोशल मीडिया में ये कहा जाता है कि पहले ये टिकट ब्लैक किए थे, दिल्ली में ये टिकट जो है ब्लैक करते थे, और इस तरह से जो है उनके बारे में कहा जाता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये बड़े सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अरे भाई साहब, क्या बात आप करते हो। मतलब अगर एक आतंकवादी संगठन देश में कुछ काम कर रहा है, देश को जो तोड़ना चाहता है, तो उसके खिलाफ क्या एनआईए, अगर उसको सबूत मिल गए तो एनआईए इसलिए नहीं करे क्योंकि ध्यान बढ़ जाएगा। आखिर अगर एनआईए कार्रवाई कर रही है तो फिर उससे आम आदमी पार्टी और कुछ नेता कहते हैं कि देखिए गुजरात में चुनाव होने वाला है इसलिए कर रहे हैं। अरे भाई साहब, गुजरात चुनाव बहुत दूर है, अभी गुजरात चुनाव अभी बहुत दूर है, और तब तक तो एनआईए की खबरें जो है इस तरह से नहीं होंगी। अगर गुजरात चुनाव के लिए करना होता तो जो है कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद, क्योंकि गुजरात के चुनाव नवंबर में होंगे और भारत में इतने दिनों तक कोई मुद्दा मीडिया में बना नहीं रहता लगातार। तो आप किस तरह से क्या कह करके बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता है प्रमोद तिवारी कह रहे हैं राहुल गांधी जी देखिए जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अब उससे ध्यान बटाने के लिए। अरे भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन आपकी चलनी है, अभी 100 दिन चलेगी, तो क्या 100 दिनों तक जो है भारत जोड़ो यात्रा में अगर दम होगा तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, लोग उसके साथ जुड़ेंगे। एक दिन अगर पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई होगी तो क्या सरकार मतलब जो है आतंकवाद को रोकने के लिए कोई कार्रवाई ना करे। और दूसरी बात है, आपकी भारत जोड़ो यात्रा तो 150 दिन की है, तो भारत सरकार क्या भारत जोड़ो यात्रा के 150 दिनों में कोई काम ना करे क्योंकि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का ध्यान हट जाएगा। किस किस तरह के बेवकूफाना तर्क लोग देते हैं, और वो भी आतंकवाद जो फैला रहा है भारत में, जो आतंकवाद का समर्थन करने वाले संगठन है, जो भारत को इस्लामी देश बनाना चाहते हैं, उनके समर्थन में इस तरह के बयान देता है तो शर्म आती है मुझे ऐसे नेताओं पर। राहुल गांधी जी से कल एक सवाल पूछा गया पीएफआई को लेकर। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने पीएफआई का कतई नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जो भी सांप्रदायिक हिंसा करने वाली घटनाएं हैं उनके खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। अब वो ऐसा कहकर एक तरह से आरएसएस को निशाना बनाना, उनको क्यों वो हमेशा कहते हैं आरएसएस जो है वो भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैलाती है। तो उन्होंने एक तरह से पीएफआई और आरएसएस को एक समान दिखाने की कोशिश की। उन्होंने एक बार भी पीएफआई का नाम नहीं लिया कि हाँ पीएफआई पे जो एक्शन हुआ वो सही हुआ है, जबकि राहुल गांधी केरल में थे, और केरल वो जगह है जो पीएफआई का सबसे बड़ा गढ़ है। तो केरल वो जगह है जहां पीएफआई सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां करता है, तो उसके बचाव में पीएफआई का नाम भी नहीं लेते राहुल गांधी, तो ये बात भी हैरान करने वाली है। दूसरी तरफ हम ये भी ना भूलें कि पीएफआई जो है केरल में और कर्नाटक में, क्योंकि साउथ में इसका बहुत बड़ा सेंटर है, तो केरल और कर्नाटक में इसको लेकर के जो है कई गतिविधियां होती रही थी। और कर्नाटक के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पीएफआई के ऊपर करीब 150 जो केसेस चल रहे थे वो विड्रॉ कर दिए थे। पीएफआई के लोगों पर 150 केसेस चल रहे थे और कांग्रेस सरकार ने 150 केसेस विड्रॉ कर लिए थे। तो ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों के जो है नाम पर मुसलमानों के तुष्टीकरण करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। और कई और संगठन है लगातार पीएफआई के जो समर्थन कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो लोग भी चाहते हैं कि 2047 तक भारत को एक इस्लामी देश बना दिया जाए? क्या उनकी मंशा ये है कि भारत एक इस्लामी देश बन जाए? कितना तुष्टीकरण आप मुसलमानों का करेंगे? आप कब तक इस तरह से तुष्टीकरण करेंगे कि जो आतंकवाद का समर्थन करने वाला संगठन है वो जो है वो उसके खिलाफ भी आप बोल नहीं सकते, उसके खिलाफ भी बोलने में आपके मुंह में दही जम जाती है। आप ऐसे संगठनों के खिलाफ जो है मुंह नहीं खोल सकते, आतंकवाद के जो पोषक हैं उनके खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस तरह के और आपको कई सारे चीजें मिलेंगी ऐसी अगर आप इतिहास में जाएंगे, क्योंकि जब सिमी पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, सिमी आतंकवादी संगठन है, भारत में प्रतिबंधित है। 2008 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगाया था, 2016 में पहले उस पर प्रतिबंध लगा था, माफ कीजिएगा 2006 में। और सिमी पर भी जब ट्राइब्यूनल ने 2008 में उसके ऊपर से प्रतिबंध हटाया सिमी पर से, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगा दिया था। लेकिन इस 24 घंटे में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव इसके पक्ष में उतर आए थे, सिमी के पक्ष में, और दोनों ने खुशी जताई थी कि हाँ बड़ा अच्छा किया, सिमी पर से बैन हटा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन इनकी मंशाओं पे पानी फेर दिया। तो सवाल यह कि ये किस तरह के लोग भारत में, ये किस तरह के नेता हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और क्यों करते हैं? मैं अंत में सिर्फ ये आपको बता के आज की वीडियो को मैं विराम दूंगा। ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिमी दरअसल जो है वो आरएसएस के लोगों को मारती है, ये इसलिए सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है कि आरएसएस
का मुकाबला करने के लिए भारत में एक ऐसा मुस्लिम संगठन, एक जिहादी संगठन होगा तो बढ़िया रहेगा, आरएसएस के लोगों को मारता रहेगा। आपको मालूम है कि जो सिमी के लोगों के पास से, केरल पुलिस ने ये कहा है, सिमी के जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनके पास से आरएसएस के दफ्तरों, आरएसएस के नेताओं का तमाम जानकारी मिली है। यानी सिमी के लोगों ने आरएसएस के नेताओं के बारे में तमाम जानकारी जुटा रखी है, आरएसएस के तमाम जो ऑफिस है उनके बारे में जानकारी जुटा रखी है, उनकी तस्वीरें, उनके नक्शे, उनका जो लोकेशन, सब कुछ उनके पास है। क्यों है आरएसएस के इन लोगों का डिटेल? क्योंकि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है, वो भारत को एक रखने पे काम करता है। और सिमी जैसा संगठन आरएसएस के नेताओं के खिलाफ जानकारी जुटा रहा है, तो उसकी मंशा क्या? उसकी मंशा ये है कि जैसे ही उनको इशारा मिले आरएसएस के इन नेताओं की हत्या वो कर देंगे। पहले भी कई नेताओं की केरल में सिमी के लोग, माफ कीजिएगा, ये पीएफआई के लोग हत्या कर चुके हैं। तो मतलब है कि जैसे उनको इशारा मिलेगा वो तुरंत जो है आरएसएस के नेताओं की हत्या कर देंगे। और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए, क्योंकि पीएफआई जो है आरएसएस के लोगों की हत्याएं करता है, इसलिए उनको लगता है कि वो आज पीएफआई का समर्थन कर देंगे। लेकिन ये समर्थन बहुत महंगा पड़ेगा। पहले भी हम देख चुके हैं, आतंकवाद का समर्थन जो करता है ना, उसको खुद भुगतना पड़ता है। इस तरह का समर्थन करके आपको लगता है कि थोड़े दिन के लिए समर्थन कर दें, ये पीएफआई आरएसएस को खत्म कर देगा, फिर हम पीएफआई से लड़ लेंगे। तो ये सोचना महामूर्खता है, क्योंकि आज अगर पीएफआई के लोग आरएसएस को मारेंगे, आरएसएस के नेताओं को मारेंगे, तो कल को आपको भी मारेंगे। तो आतंकवाद का समर्थन जो है प्लीज बंद कीजिए, चाहे वो मूक समर्थन ही क्यों ना, बंद कीजिए। भारत को बचाना है तो आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ खुलकर बोलिए, प्लीज बोलिए। आज के लिए इतना, नमस्कार।